हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी 360 यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में अपन सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो एमसीक्यूज के तौर पर होंगे और आपको उनके सही आंसर देने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएं। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गुरुजी 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सिंधु सभ्यता का उद्भव ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। तो सिंधु सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में हुआ। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से, दक्षिण में पिरवरा नर्मदा की सहायक नदी है के तट पर स्थित देमावाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान मकरन तट पर स्थित सुत कांगेडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। तो इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में तो जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान मकरन तट पर स्थित सुट कांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। प्राचीन सभ्यताओं में यह सबसे विस्तृत सभ्यता है। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यता थी, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं में यह सबसे विस्तृत सभ्यता थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। तो ये आप याद रखें इस पॉइंट को कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार था। ये आपसे प्रश्न बन सकता है। रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। तो इसका जो काल है वो किसके बीच निर्धारित किया गया? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। और किस पद्धति के आधार पर? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर, C14 के आधार पर। ठीक है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई? चार्ल्स मेसन के द्वारा 1826 में दी गई। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थान का ज्ञान हुआ। तो इस स्थान का ज्ञान किसके अध्यक्षता में हुआ? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में हुआ 1921 में। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के परीक्षण के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि यहाँ पर 4 प्रजातियां निवास करती थी। तो इस सभ्यता के जो भी कंकाल प्राप्त हुए जब उनका परीक्षण किया गया तो उसके आधार पर यह निर्धारित हुआ कि यहाँ पर 4 प्रजातियां निवास करती थी। वो 4 प्रजाति कौन कौन सी है? भूमध्य सागरी, एस्ट्रोलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये 4 ही जो प्रजातियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती थी। और इन्हीं चारों प्रजातियों में सबसे अधिक निवास कौन सी प्रजाति करती थी? वो आपकी भूमध्य सागरी प्रजाति थी। ठीक है। और ये किस आधार पर निर्धारित किया गया? ये कंकालों के परीक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली थी। तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। तो इनकी ये प्रमुख विशेषता थी। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे, किंतु लोथल इनका अपवाद था। तो यहाँ पर जो भी मकान बनाए गए थे उनके खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे, किंतु लोथल ऐसा स्थान था जो इसका अपवाद करता था। यहाँ पर जो मकान बने थे उनकी खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का प्रयोग किया गया? मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया। ये भी आप याद रखें, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं जिसमें स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि प्रमुख है। ठीक है। तो ये बड़े बड़े भवन सिंधु सभ्यता में मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? विशाल स्नानागार। किंतु सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार था। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार थी। ठीक है। तो ये आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी आप ध्यान रखें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी की देखरेख में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई। तो सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई कब की गई? 1921 में की गई। और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और किसके निर्देशन पर? जॉन मार्शल के निर्देशन पर की गई। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार पर दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक ध्यान किस पे देते थे? वाणिज्य और व्यापार पर देते थे।
समाज की इकाई पारंपरिक तौर पर परिवार थी। तो समाज की इकाई क्या थी? परिवार जो थी वो समाज की इकाई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मात्र देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में आभूषण सोने, चांदी और माणिक्य के बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में जो आभूषण होते थे वो सोने, चांदी और मोतियों के बनाए जाते थे। गरीब लोग शंख, सीप और मिट्टी के आभूषण पहनते थे। तो गरीब लोग होते थे वो शंख, सीप और मिट्टी के आभूषण पहनते थे। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था समृद्ध कृषि, आंतरिक और बाहरी व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। तो जो सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और जो आयात निर्यात वो लोग करते थे उसके आधार पर उनका संतुलन होता था उनकी अर्थव्यवस्था का। कृषि कार्य हेतु पत्थर और कांसे से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो कृषि कार्य के लिए पत्थर और कांसे से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। कलीबंगा से जुते हुए खेत और बनावली से मिट्टी के हल जैसे खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखें, कलीबंगा से जुते हुए खेत और बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। तो ये भी आप ध्यान रखें, घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए? आपके सुरकोटरा से अस्थि पंजर प्राप्त हुए घोड़े के। हाथी को पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। तो हाथी को भी यहाँ पर पालतू बना लिया गया था, पर घोड़े को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, काफी पशुओं को पालतू बना लिया गया था, उनमें से हाथी भी एक है, पर घोड़े को पालतू बनाने के जाने के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं। और कुबड़ वाला सांड जो था, कुबड़ वाला जो सांड है वो सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। तो ऊँट की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है? आपकी कालीबंगा से ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। उन्नत अवस्था में थे, व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो यहाँ का जो व्यापार था किस प्रणाली पर आधारित था? वो आपका व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, विनिमय प्रणाली पर आधार था और यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों प्रकार का व्यवहार किया जाता था। सिंधु घाटी को लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान रखें, सिंधु घाटी के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वे तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। तो तांबे में टीन मिलाकर क्या बनाते थे? वो कांसा बनाते थे, पर उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। तो इनका प्रमुख जो उद्योग था वो क्या था? सूती वस्त्र निर्माण था। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो ये बर्तनों का निर्माण भी करते थे। मूर्ति निर्माण, मुद्रा निर्माण, आभूषण निर्माण एवं मन के बनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनके और कुछ जो प्रमुख व्यापार थे, व्यवसाय थे, वो थे मूर्ति निर्माण, मुद्रा निर्माण, आभूषण निर्माण और मन के। ये ठीक इनके और उद्योग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा किए जाते थे। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई। तो भारत में सर्वप्रथम चांदी कहाँ पाई गई? सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न नृत्य अवस्था में प्राप्त मोहनजोदड़ो से नग्न नृत्य अवस्था में प्राप्त स्त्री की कांस्य मूर्ति प्रमुख कलाकृति है। ठीक है, तो ये एक स्त्री है, स्त्री की कांस्य की मूर्ति है जो नग्न अवस्था में नृत्य कर रही है, ये प्रमुख कलाकृति है। यहाँ से आपका ये प्रश्न बन सकता है कि नग्न अवस्था में नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये आपका प्रश्न बन सकता है। हड़प्पा एवं चन्हुदाड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सर की पत्थर की मूर्तियाँ, स्वास्तिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी के दांत पर मानव चित्र आदि प्रमुख कलाकृतियां हैं। तो और भी कुछ कलाकृति प्राप्त हुई हैं जिसमें हड़प्पा और चन्हुदाड़ो से कांसे की गाड़ियां प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत पर मानव की चित्रकारी के भी प्रमुख कलाकृति प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन पर रंग पट्टी के साथ, यहाँ पर लाल आएगा, लाल रंग की पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी मिलती थी। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनमें लाल रंग की पट्टियाँ दी जाती थी और काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। ये भी आपके यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस रंग की पट्टियाँ दी जाती थी बर्तन पे, तो वो आपका क्या होगा? यहाँ पर मिस हो गया, लाल रंग की पट्टियाँ थी और काले रंग की चित्रकारी उसमें की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियां मिली हैं। तो पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियां भी मिली हैं। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशु की अपेक्षा ज़्यादा होता था। तो जो बर्तन बनाए जाते थे उन पे जो वनस्पति है उनका चित्रण अधिक किया जाता था पशुओं की अपेक्षा। पशुओं का भी किया जाता था पर उनकी तुलना में वनस्पतियों का अधिक किया जाता था।
सेंधव संध्या के लोग मापना भी जानते थे, तो नाप तोल की जो जानकारी थी वो सेंधव सभ्यता के लोगों को भी थी। माप तोल के बाद बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, शंखवाकार या डोलाकार थे। ठीक है, तो जो बाट थे वो इस प्रकार के आकार में पाए जाते थे। आपके बेलनाकार में भी, घन आकार में, वर्तुलाकार में और डोला आकार, इन्हीं सभी आकारों में बाट पाए जाते थे जो नापने के बाट होते हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी के दांत से निर्मित पैमाना प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी के दांत से निर्मित पैमाना प्राप्त हुआ है। मुहरें हड़प्पा सभ्यता की सर्वोच्च कलाकृति थी। तो जो मुहर होती है वो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति है। ठीक है, मुहर बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। आमतौर पर मुहरें चौकोर होती थी, किंतु बेलानाकार, आयताकार और वृत्ताकार मुहरें भी मिली हैं। तो जो अधिकांश जो मोहरें होती थी वो किस आकार में होती थी? चौकोर आकार में होती थी, किंतु बेलनाकार, आयताकार और वृत्ताकार मोहरें भी ये लोग बनाते थे। चौकोर मोहरों पर लेख और पशु आकृतियां दोनों होती थी। जो चौकोर मोहरें होती थी उन पर कुछ लिखा भी जाता था और पशुओं की आकृति भी बनाई जाती थी, जबकि बेलनाकार मोहरे पर ज़्यादा लेख अंकित होते थे। जो बेलनाकार मोहरे होती थी उनमें क्या होता था? लेख अंकित होते थे। बाकी चौकोर जो मोहरे होती थी उन पर लेख के साथ साथ पशु की आकृति दोनों पाई जाती थी। मोहरें अधिकांश सेल खड़ी की बनी होती थी। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपका प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। उन पर एक सींग वाले सांड का चित्रण सर्वाधिक होता था। तो एक सींग वाले सांड का चित्रण सर्वाधिक अधिक होता था और ये एक सींग वाला सांड ही सबसे प्रिय पशु भी था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, किंतु यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है और ये भाव चित्रात्मक है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं एवं 250 से 400 अक्षर हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक इसमें अक्षर हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 ईस्वी में मिला था और पूरी लिपि 1923 तक अस्तित्व में आई थी। ठीक है, तो सबसे पुराना नमूना कब मिला था? 1833 में मिला था और पूरी लिपि जो प्रकाश में आई थी वो 1923 तक आ गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु एवं वृक्ष तीनों रूप में ईश्वर की पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मानव की भी, पशु की भी, वृक्ष की भी, इन तीनों रूप में ईश्वर की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते थे। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि सभ्यता के लोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर भी विश्वास रखते थे। आपका सिंधु सभ्यता के लोग यज्ञ से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो आपके किससे? यज्ञ से परिचित थे और पुनः जन्म में विश्वास रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग भी पुनः जन्म में विश्वास करते थे। कलिबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो अग्नि वेदिका का साक्ष्य आपका कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा, पशुपति शिव की उपासना, लिंग एवं योनि पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, जल पूजा आदि का प्रचलन था। मतलब इन सभी चीजों की ये लोग पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे को दिखाया गया है। तो ध्यान रखें, एक स्त्री की मूर्ति का है जिसमें उसके गर्भ से क्या निकलता हुआ दिखाया गया है? पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। और यहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष बैठा है, जिसके सिर पर 3 सींग आएगा। यहाँ पे सींग आएगा। ठीक है, 3 सींग है, सींग लिखा गया वो सींग आएगा यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष बैठा है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये मुहर? आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसमें पद्मासन पर एक पुरुष है जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर 3 सींग है। इसके बाईं ओर गेंडा, जो पुरुष है पद्मासन लगाए हुए, इसके बाईं ओर गेंडे एवं भैंस है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है। ठीक है, तो बाईं ओर कौन है? गेंडे और भैंस बैठे हुए हैं और दाईं ओर हाथी और व्याघ्र बैठे हुए हैं। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया। तो इसे किसका रूप माना गया? पशुपति शिव का रूप माना गया। ये आपके फैक्ट्स यहाँ से बन सकते हैं कि बाईं ओर गेंडा और भैंस है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र बैठे हैं, नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स अपन ने देखे, अब अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग कारण उत्तरदायी हैं। तो कुछ विद्वानों के मत हैं इसके पतन के आधार पर, वो मैं आपको बता देता हूँ कि KUR कैनेडी इनके अनुसार इनका जो पतन हुआ वो प्रकृति आपदा के कारण हुआ। जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता के कारण इनका पतन हो गया। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा वाह्य और आर्यों के आक्रमण इनका पतन हुआ। गर्ड, चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार आर्यों के आक्रमण से इनका पतन हो गया। जॉन मार्शल, मेके एवं SR राव के अनुसार बाढ़ इनके पतन का प्रमुख कारण है।
ऑरेल स्टाइन ए एन घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन, एम आर साहनी के अनुसार भूगर्भीय परिवर्तन इनके पतन का कारण है, एच टी लिम्बर्ग के अनुसार अस्थिर नदी तंत्र इनके प्रमुख कारण है पतन का, और रीकस के अनुसार भूकंप जो है इनके पतन का कारण है। ठीक है, तो ये कुछ विद्वानों के मत हैं जिन्होंने बताया कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कोई एक कारण नहीं है इनके पतन के, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए। अब कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियों से लगाया जाता है, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियों से होता है। लोथल का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण डॉकयार्ड या गोदी था, तो लोथल का सबसे महत्वपूर्ण निर्माण क्या था, डॉकयार्ड या गोदी। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए, तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, तो कालीबंगा के मकान किसके बने थे, आपके कच्ची ईंटों के बने थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, तो चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आपके लोथल से प्राप्त हुए। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, तो स्वास्तिक चिन्ह कौन सी सभ्यता की देन है, आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। चन्हुताड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंट मिली है, तो वक्राकार ईंट कहाँ से मिली, एकमात्र चन्हुताड़ो से मिली है। हिंदू सभ्यता के स्थानों से भारी मात्रा में ताबीजों को मिलना उनके अंधविश्वास को दर्शाता है, तो हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ से अधिक मात्रा में ताबीज प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता से, तो वो उनकी किसको दर्शाता है, उनके अंधविश्वास को दर्शाता है। R17 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ, तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। रोपड़ से एकमात्र मुद्रा प्राप्त हुई है, तो एकमात्र मुद्रा रोपड़ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः रत्नों और आभूषणों और वस्त्रों का निर्यात करते थे, तो किस चीज़ का निर्यात करते थे, रत्नों आभूषणों और वस्त्रों का निर्यात करते थे। अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिया से कच्चे माल का आयात करते थे, तो कच्चे माल का आयात कहाँ से करते थे, अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिया से आयात करते थे। और निर्यात किसका करते थे, रत्नों, आभूषणों और वस्त्रों का, मुख्यतः इन चीज़ों का निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों के मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख थे, तो इन सभी माध्यम से ये अपना मनोरंजन करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की मूर्ति का रूप एस्ट्रोलाइड है, तो मोहनजोदड़ो से जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई उनका कौन सा रूप है, एस्ट्रोलाइड है। ठीक है, तो साथियों आप अपन देख लेते हैं कि कुछ स्थानों की खोज जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की, तो हड़प्पा की जो खोज की गई वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, राखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में की गई। सुत कांगेडोर की खोज आरएल स्टाइन के द्वारा की गई 1927 में, वन जॉर्ज डेल्स के द्वारा। तो इस प्रकार आप ये सभी देख सकते हैं। चन्हुताड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई 1931 में। कालीबंगा की खोज की गई अमलानंद घोष के द्वारा 1953-1960 के मध्य। कोटजीदी की खोज किसके द्वारा की गई, फजल अहमद के द्वारा 1953 से 1954 के मध्य की गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, रोपड़ जैसे महत्वपूर्ण है, तो यगदत्त शर्मा के द्वारा 1953-54 में खोज की गई। रंगपुर की जो खोज की गई वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई 1953-54 में ही। सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा की गई, जेपी जोशी के द्वारा की गई 1954 में। और लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, रंगनाथ राव के द्वारा 1957 में की गई। ठीक है, और यहाँ पर इनकी भौगोलिक अवस्था भी दी हुई है। तो साथियों आप क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया है कि किस स्थान की खोज किसके द्वारा और कब की गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी डिटेल में ले सकते हैं। तो साथियों ये थी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई पूरी विस्तृत जानकारी। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इससे आउट आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरे फैक्ट्स जो थे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते थे, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और अगला वीडियो जो होगा उसमें आपका इससे ही संबंधित MCQs टेस्ट होगा। ठीक है, MCQs के आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, तो आपको उनके आंसर देने रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।